नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। हरियाणा और महाराष्ट्र में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। इन दोनों प्रदेशों का जबरदस्त राजनीतिक व आर्थिक महत्व है। पार्टी ने जैसे चुनाव जीता और फिर जिसे मुख्यमंत्री बनाया, वह एक तरह से राजनीति का कायाकल्प है। मनोहर लाल खट्टर और देवेंद्र फडणवीस दोनों नई राजनीति के इसलिए प्रतीक है क्योंकि ये पुरानी कसौटियों से सीएम नहीं बने हैं। ये प्रदेश की दबंग जाति से नहीं है, ये बिना अनुभव के हैं। ये प्रदेश में स्थापित चेहरे नहीं है। इनका किसी लॉबी, किसी स्वार्थ में चयन नहीं हुआ। इनका जनता और विधायक दल में अपना आधार नहीं था। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सोच की बदौलत मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने इस कसौटी पर फैसला किया कि ये साफ सुथरा राज करेंगे, मतलब गवर्नेंस की कसौटी पर मुख्यमंत्री बनाए गए। दोनों मुख्यमंत्री यह विश्वास पैदा करते हैं कि 24 घंटे काम होगा, पूरी ऊर्जा, मेहनत, संजीदगी से काम बनेगा। मतलब जैसे नरेंद्र मोदी दिल्ली में केंद्र सरकार चला रहे हैं, वैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में भी राज चलेगा। संदेह नहीं है कि भाजपा के पुराने नेताओं के लिए ये प्रयोग हैरानी और परेशानी वाला है। इससे भाजपा अंदर से बदलेगी तो देश की पूरी राजनीति में जात पात, लॉबिंग आदि के फार्मूले खत्म होंगे। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुद कई बार कोशिश करके देख चुके हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। दिल्ली में बैठे पार्टी के केंद्रीय नेता एक दूसरे के खिलाफ खबरें प्लांट कर रहे हैं, तो लगभग हर राज्य में पार्टी नेता आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। वैसे राज्यों में भाजपा में भी कई गुट बने हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अथॉरिटी के चलते सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी पिछले दिनों पंजाब गए तो वहाँ उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सुलह कराने की कोशिश की, पर कामयाब नहीं हुए। कैप्टन की पत्नी परनीत कौर का नाम काले धन के मामले में आने के बाद बाजवा खेमे ने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में शीला दीक्षित की सक्रियता की खबरों के बीच कमाल की खींचतान चल रही है। झारखंड में चुनाव शुरू हो गए हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं का झगड़ा नहीं थम रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु ने दिल्ली में अलग बैठक करके अलायंस से अलग रास्ता पकड़ा है, तो प्रभारी बीके हरिप्रसाद की मदद से सुखदेव भगत और राजेंद्र सिंह अलग राजनीति कर रहे हैं। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी को हटाने के लिए प्रदेश के तमाम दिग्गज नेताओं ने कई दिन दिल्ली में डेरा डाले रखा और राहुल गांधी से मुलाकात कर उनकी शिकायत की। उत्तर प्रदेश से लेकर केरल, मध्य प्रदेश, सब जगह पार्टी नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत होने और केंद्र में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं की लॉटरी खुली है। जहां तक सरकार की बात है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, लेकिन सरकार के बजाय संगठन में देश के इस सबसे बड़े प्रदेश के बीजेपी नेताओं को खूब तरजीह मिली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने नए पदाधिकारियों को जो जिम्मेदारियां बांटी हैं, उसमें सबसे ज्यादा राज्यों के प्रभारी उत्तर प्रदेश के नेता ही बनाए गए हैं। संघ और बीजेपी के बीच तालमेल की जिम्मेदारी कृष्ण गोपाल को मिली है, वो भी उत्तर प्रदेश के हैं। उपाध्यक्ष, महासचिव और प्रवक्ताओं की टीम में भी आधा दर्जन नेता उत्तर प्रदेश के हैं। लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा को पहले तो अमित शाह ने उपाध्यक्ष बनाया और फिर उनको गुजरात जैसे अहम प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया। इस तरह अमित शाह ने गुजरात और उत्तर प्रदेश का कनेक्शन जोड़ा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के युवा नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह को पार्टी के लिए बेहद अहम माने जा रहे पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। मथुरा के रहने वाले और पार्टी में मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे श्रीकांत शर्मा को हिमाचल प्रदेश का प्रभार दिया गया है। मथुरा के ही रहने वाले अरुण सिंह को ओडिशा की जिम्मेदारी मिली है, तो रमाशंकर कठेरिया को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है।
कांग्रेस पार्टी में लगता है कि संगठन में फेरबदल की कवायद थमी रहने वाली है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके बाद 1 साल तक कोई चुनाव नहीं है। 1 साल बाद ही बिहार में चुनाव है, जहां कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा दाव नहीं है, इसलिए अभी संगठन में फेरबदल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले साल कांग्रेस संगठन के चुनाव होने वाले हैं, सो उस समय तक इंतजार करने की रणनीति बनी है। कांग्रेस में पहले 3 साल पर संगठन के चुनाव होते थे, लेकिन 2010 में नियमों में बदलाव करके तय किया गया कि 5 साल पर संगठन के चुनाव होंगे। सो 5 साल बाद पहली बार कांग्रेस का चुनाव होने वाला है। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। सो माना जा रहा है कि आधिकारिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद राहुल गांधी अपने हिसाब से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की टीम बनाएंगे और प्रदेशों में भी उनके हिसाब से नई नियुक्तियां होगी। अभी जो छिटपुट नियुक्तियां हो रही हैं, वो अस्थायी और तदर्थ हैं। इन्हें अगले साल बदला भी जा सकता है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि अगले साल जुलाई अगस्त में कांग्रेस की बिल्कुल नई टीम बन जाएगी। सो उसके बाद होने वाले राज्यों के चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ाएगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर हैं और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। काले धन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के एक दिन बाद आज केंद्र सरकार ने जिनेवा के HSBC बैंक में खाता रखने वाले 627 भारतीयों की एक सूची अदालत को सौंपी है। नाम की सूची के साथ केंद्र सरकार ने फ्रांस की सरकार के साथ इस मसले पर हुए पूरा पत्राचार और स्थिति रिपोर्ट भी अदालत को सौंपी है। चीफ जस्टिस अचल दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में दिए गए नामों को सार्वजनिक नहीं किया। अदालत ने कहा कि इसे काले धन की जांच के लिए बनाई गई SIT को दिया जाएगा और उसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही इसे खोल पाएंगे। अदालत ने नवंबर के अंत तक SIT से जांच के बारे में स्थिति रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। नामों का सीलबंद लिफाफा अदालत को देते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि इसमें 2006 का ब्यौरा है, जो 2011 में फ्रांसीसी सरकार ने भारत सरकार को दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें कुछ ऐसे लोगों के भी नाम है जिन्होंने विदेशी खाता होना कबूल कर लिया है और कर का भुगतान भी किया है। 3 जजों की बेंच ने केंद्र को दूसरे देशों के साथ संधियों के मामले में अपनी शिकायत SIT के सामने रखने की मंजूरी दे दी है। देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने काले धन के मसले पर विदेशी खाता धारकों की जो सूची सुप्रीम कोर्ट को दी है, उसकी जांच के लिए 31 मार्च 2015 तक का समय है। उन्होंने कहा कि आयकर कानून के तहत इन खातों की जांच के लिए 31 मार्च तक की समय अवधि निर्धारित है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने यह सूची जून में ही SIT को दे दी थी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने SIT को सूची का सत्यापन करने और कानून के अनुसार जांच जारी रखने को कहा है। दिल्ली में सरकार बनाने या विधानसभा भंग करके चुनाव कराने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के एक दिन बाद आज उप राज्यपाल नजीब जंग ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि आधे घंटे के इस मुलाकात में जंग ने राजनाथ सिंह को दिल्ली के राजनीतिक हालात की जानकारी दी और बताया कि वे सरकार बनाने की संभावना देखने के लिए सभी पार्टियों से बात करेंगे। इससे एक दिन पहले मंगलवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राष्ट्रपति ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के उपराज्यपाल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भाजपा कैसे सरकार बनाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा भंग करके चुनाव कराने की आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी थी। अदालत ने कहा था कि वह इसके गुण दोष पर सुनवाई करेगी और इसके लिए कल की तारीख तय की है। गौरतलब है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद 17 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा भंग करके जल्दी चुनाव कराने पर जोर देते हुए कहा है कि उपराज्यपाल नजीब जंग को सभी पार्टियों की बैठक बुलानी चाहिए। केजरीवाल चाहते थे कि उपराज्यपाल आज ही सभी पार्टियों की बैठक बुलाएं और उसमें जो फैसला हो उसके बारे में कल सुप्रीम कोर्ट को बताएं, लेकिन नजीब जंग ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर भाजपा से मिले होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि उपराज्यपाल पिछले दरवाजे से भाजपा के लिए सरकार चला रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेडियो पर होने वाले उनके संबोधन को लेकर लोगों ने जैसी प्रतिक्रिया दी है, सुझाव दिए और बेहतर प्रशासन के जो उदाहरण दिए उससे वे खुश हैं। उन्होंने 3 अक्टूबर को पहली बार रेडियो पर मन की बात की थी, अब फिर वे 2 नवंबर को मन की बात करने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि 2 नवंबर को मन की बात रेडियो कार्यक्रम के लिए मिली शानदार टिप्पणियों, विचारों और बेहतर प्रशासन के उदाहरणों को उन्होंने पढ़ा है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे माई गवर्नमेंट ओपन फोरम पर अपने विचार साझा करते रहें। संचार घोटाले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने एयरसेल मैक्सिस सौदे में हुई गड़बड़ियों के मामले में पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन और 6 दूसरे लोगों को आरोपी के रूप में हाजिर होने के लिए समन जारी किया है। इसमें मलेशिया के मशहूर उद्योगपति टी आनंद कृष्ण का नाम भी शामिल है। विशेष अदालत के जज ओपी सैनी ने इन सभी लोगों को अगले साल 2 मार्च को हाजिर होने के लिए कहा है। इस मामले में विशेष अदालत के जज ने सीबीआई की ओर से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए इन लोगों को बतौर आरोपी तलब किया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। केंद्र में सत्ता बनने के बाद भाजपा ने जिस अंदाज में चुनाव लड़े वह भाजपा के भीतर भी हैरानी वाला चमत्कार है। नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जिन कसौटियों पर मुख्यमंत्री का फैसला किया वह अप्रत्याशित है। पुराने तमाम नेता इस नई राजनीति से हैरान हैं।
इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पर नेतृत्व बदला है तो साथ ही नेता चुनने की प्रक्रिया और कसौटियां भी बदल गई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सरकार और संगठन के शीर्ष पर पहुंचने के साथ ही भाजपा के भीतर पुरानी कसौटियों, फॉर्मूलों और तौर तरीकों को बदला जाने लगा है। महाराष्ट्र और हरियाणा में तालमेल तोड़ने का जिस अंदाज से फैसला हुआ उससे इसका कुछ अनुमान लगा, लेकिन दोनों राज्यों में जिन नेताओं को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया उससे तो यह और साफ हो गया है कि भाजपा लकीर के फकीर वाली राजनीति नहीं करने वाली है। पार्टी के दोनों शीर्ष नेता जोखिम उठाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में गैर मराठा और वह भी विदर्भ का मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह हरियाणा में पहली बार विधायक बने पंजाबी नेता मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर का मुख्यमंत्री बनना इस बात का भी संकेत है कि भाजपा उम्र और अनुभव का लिहाज करने और भविष्य की राजनीतिक मजबूती की जरूरत को दरकिनार कर तात्कालिक जरूरतों के आधार पर फैसला नहीं करने वाली है। भाजपा के लिए बहुत सुरक्षित होता कि वह महाराष्ट्र में किसी अनुभवी मराठा नेता को और हरियाणा में जाट नेता को मुख्यमंत्री बना देती, लेकिन तब फिर राजनीति उसी पुराने ढर्रे पर लौट आती जिसे बदलने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। वे देश की राजनीति को जाति और समुदाय से आगे ले जाना चाहते हैं। वे सुशासन और मजबूत नेतृत्व की ब्रांडिंग कर रहे हैं, खुद इसका प्रतीक बने हैं। वे दिन रात काम करने वाले नेता हैं और प्रदेश में भी उनको ऐसे ही नेता की जरूरत है जो उनके साथ कदम ताल कर सके। मोदी और अमित शाह ने जातीय समीकरण और अनुभव के मुकाबले साफ सुथरी छवि और काम करने की क्षमता को तरजीह दी है। खट्टर और फडणवीस दोनों के लिए यह आम राय है कि दोनों ईमानदार और साफ सुथरी छवि के नेता हैं और राजकाज में खुद को खपाने वाले भी हैं। यानी ये दोनों मोदी की तर्ज पर रात दिन काम करेंगे और उनके तय किए एजेंडे को अपना बनाकर उस पर अमल करेंगे। इसी तरह से मोदी और शाह एक नया राजनीतिक बेंचमार्क तय कर रहे हैं जो भारतीय राजनीति के आजमाए हुए फॉर्मूले से बहुत अलग है। महाराष्ट्र और हरियाणा के प्रयोग से पुराने अंदाज में राजनीति करने वाले भाजपा के नेता हैरान परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि इसे आगे बढ़ाया गया तो जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसे ही प्रयोग होंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के दोनों शीर्ष नेता सामाजिक समीकरणों को दरकिनार करके नेता प्रोजेक्ट करेंगे। कई जानकार नेताओं का मानना है कि हो सकता है कि इससे अभी पार्टी को फायदा हो रहा है, लेकिन आगे इससे नुकसान भी हो सकता है। माना जा रहा है कि ये प्रयोग इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी की लहर कायम है, लेकिन केंद्र सरकार के कामकाज की वजह से या किसी और वजह से ये लहर घटेगी तब जिन नेताओं को प्रदेशों में बैठाया जा रहा है वे हालात संभाल नहीं पाएंगे। यह तर्क देने वालों का कहना है कि भाजपा अगर चुनाव से पहले खट्टर या फडणवीस का नाम ऐलान कर देती तो शायद नहीं जीत पाती। इसलिए जनाधार वाले नेताओं का ध्यान रखते हुए ही कोई प्रयोग होना चाहिए, लेकिन अभी मोदी और शाह दोनों जोखिम लेने के मूड में हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भाजपा के नए मुख्यमंत्रियों के राजनीतिक मायने पर चर्चा करेंगे। राजनीति के तौर तरीके भाजपा बदल रही है, वोट लेने के फार्मूले वह बदल रही है तो राजकाज में भी नए अनहोने प्रयोग कर रही है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में 44 साल नौजवान मुख्यमंत्री का बनना राजनीतिक मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बाकी पार्टियां भी बदलने को मजबूर होगी। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, आपके राजनीतिक अनुभव में मनोहर लाल खट्टर और देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना कितना अनहोना है या एक रूटीन बात आप इसको मानती है? देखिए, रूटीन तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी मेजॉरिटी हासिल करके स्टेट्स को कैप्चर करना चाहते हैं और स्टेट्स में भी उस इंसान को, उस नेता को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं जो उनके करीब है, जो उनकी खास मोदी टीम का हिस्सा होगा, सिर्फ बीजेपी का ही नहीं। और वो मोदी टीम का होगा, उनका खास आदमी होगा या महिला होगी और आरएसएस को भी मंजूर होगा। फिलहाल तो यही रणनीति लग रही है। उसमें देवेंद्र फडणवीस हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस काफी एमएलए रह चुके हैं कई बार, 44 साल के हैं, शानदार ऑर्गेनाइजर है। मैंने तो देखा जैसे कैंपेन महाराष्ट्र में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, लोकसभा का भी, अब का भी, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है तो एक साफ छवि है। और इंडस्ट्री में भी जो मेरी बात हुई है, मुंबई में भी लोगों को पसंद है।
मनोहर लाल खट्टर का आना, जो 40 साल से प्रचारक हैं, कभी ना तो असेंबली में रहे ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, एक रिस्क है। लेकिन तब भी नरेंद्र मोदी ने ये रिस्क लिया है क्योंकि वो चाहते हैं किसी को लाना वहां जो कि उनका बंदा हो। नहीं, अब आपने ये कहा, यही मेरा कहना है कि वो एक निजी पसंद के कारण ये हुए या कि राजकाज की एक नई कसौटियों के आधार पर देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि पुराने स्थापित चेहरे नहीं है, किसी लॉबी में नहीं है, किसी तरह की बदनामी में नहीं, इन कसौटियों के आधार पर चयन हुआ नहीं मुझे लगता और किसी जात को भी रिप्रेजेंट, उसकी डोमिनेटिंग जात को भी नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ी कसौटी हो गई है। हाँ, ये मूड देश का कुछ बदला है। जो जितने चुनाव अभी देखे हैं लोकसभा और उसके बाद के, ऐसा लगता है कि जाति का आधार टूट रहा है। क्योंकि हरियाणा में ये सही है कि एक जाट का एक हिस्सा बीजेपी को भी गया है। महाराष्ट्र में भी ये सही है कि मराठा एक तबका बीजेपी को गया है। तो कहीं ना कहीं जाति का जो होल्ड था वो उतना नहीं रहा है। और नौजवान तो बिल्कुल ही अलग ही एस्पिरेशनल डेवलपमेंट, गवर्नेंस, उसके मुद्दे पे बीजेपी के साथ गया है। लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र मोदी चाहते हैं उनको चीफ मिनिस्टर बनना जिनके साथ उनका टोटल रैपो हो। नहीं, टोटल रेपो हो या ये कॉन्फिडेंस हो कि भाई ये वहां स्टेट के अंदर जैसा मैं यहाँ काम कर रहा हूँ वैसा कर देंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एकदम जैसे कि दिल्ली और मुंबई के बीच में, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में एकदम जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे वो हो। और दिल्ली काफी हद तक मुझे लगता है शासन के तौर में उसकी पैठ होगी। और जो इंदिरा गांधी का मॉडल था, आपने कहा ये पहले भी हुआ है क्या? इंदिरा गांधी के जमाने में वो कई चीफ मिनिस्टर्स को लाइन थी जो कि उनके थे, जो एस्टैब्लिश, नहीं, पर वो उनके नहीं उनके में उसमें राजनीतिक कसौटी ज्यादा हावी थी कि वफादारी वाला या ये गवर्नेंस। देखिए, इसमें बहुत बुनियादी फर्क है कि वो राजनीतिक वफादारी में अपने लोग सिंडिकेट के सामने बनाने का उनका मिशन था, लेकिन ये राजनीतिक वफादारी के नाते कर रहे हैं या ये राजकाज की कसौटी के ऊपर हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है ये वफादारी बहुत भारी फैक्टर है। क्योंकि अगर गवर्नेंस की कसौटी होती, चलाने की कसौटी होती, तो ना तो देवेंद्र फडणवीस में वो एक्सपीरियंस है ना मनोहर लाल खट्टर में। नहीं, एक्सपीरियंस का सवाल नहीं, अनुभव। जो अनुभवी लोग हैं वो तमाम एक तरह किन्हीं कारणों के कारण कुछ ठीक ठाक नहीं है, पब्लिक परसेप्शन अच्छा नहीं है, उनका पुराना भी अनुभव नहीं, ये भी एक हकीकत है। इसलिए नया एकदम आजमा लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी अपनी टीम बिल्ड करेंगे जी, और उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। उस नाते भाजपा के अंदर आप कुछ हलचल, कुछ बेचैनी, मतलब भाजपा के अंदर इस बात का कैसा असर हो रहा होगा? मुझे लगता है अभी तो कुछ भी असर नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन इससे एक तरह से जो बिल्कुल नौजवान है, जो एक पीढ़ीगत चेंज है, वो तो आ ही रहा है भाजपा में। वो तो एकदम पूरा जो नई एकदम पीढ़ी है वो ऊपर आ रही है और ऊपर वाले बिल्कुल एक तरफ हो रहे हैं। वो नया, अगर पॉजिटिव तरीके से देखें तो एक नया नेतृत्व पैदा हो रहा है जी। उसको मौका मिल रहा है, उसका एक इम्पैक्ट नौजवानों में भी है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, वो अपनी करना चाहते हैं, जो एस्टैब्लिश लीडर्स हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं। तो दोनों में कुछ तथ्य है। इस राजनीति का बाकी पार्टियों पे, कांग्रेस पे, इस पे कुछ असर होगा? वो इसको किस तरह ले रही होंगी इस राजनीति को? मुझे लगता है कि देखिए, जो रीजनल पार्टीज हैं वो तो एकदम फिक्स्ड हैं, उनके नेता तो वहां थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगा, वो तो फैमिली पार्टीज हैं अधिकतर। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को तो समझ ही नहीं आ रहा है बढ़े कैसे आगे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस में नहीं बड़े नहीं, लेकिन कांग्रेस जो भाजपा जिस अंदाज में जैसे चुनाव लड़ा, जैसे मुख्यमंत्री उन्होंने बनवाए, उस अंदाज को कुछ कांग्रेस कुछ उसके फार्मूले लेती हुई या उससे पैरेलल अपनी कुछ नई विकसित करती हुई लगती, क्या लगता है? व्यास जी, कांग्रेस तो अभी इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं कर पाई है, 5 महीने हो गए। नहीं, पर इन बातों का असर तो हो रहा होगा कि भाई आप महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस नंबर 2 स्टेट जो महत्व वाला है, फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां देवेंद्र फडणवीस जैसा प्रयोग हो सकता है, तो राहुल गांधी अपने इस तरह के प्रयोग नहीं कर सकते? इसका कोई एविडेंस नहीं दिख रहा है अभी। और जो असलियत है वो ये है कि अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो उसको भी स्टेट सैट्रप्स की तरफ जाना होगा, उनको फ्रीडम देनी होगी। फिर यहाँ नहीं, छत्रप नहीं, छत्रप बीजेपी में छत्रप तो और हाशिए में जा रहे हैं आप, वो तो बिल्कुल नए प्रयोग
प्रयोग कर रही है। वो ठीक है, उस सब कांग्रेस अगर नए प्रयोग करने लगी तो आपका एस्टैब्लिश लीडरशिप जो वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी उसके खत्म हो जाएगा, तो आपके हाथ में क्या रहेगा? तो अभी वो उस तरह का प्रयोग करने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस अगर पृथ्वीराज चौहान को बैक करती है, अगले 5 साल बिल्ड करने दो। सचिन पायलट को बैक करती है, बिल्ड करने दो। हुड्डा जो डिस्क्रेडिटेड है उनको इस्तेमाल करिए, जाट लैंड में इस्तेमाल करिए। सुरजेवाला को लाने चाहते हैं तो फिर उनको फ्रीडम दीजिए। मतलब आप तय करिए सोच समझ के किसको करना है, फिर उसको कंप्लीट सपोर्ट। ये नहीं कि थोड़ी चूचू इधर हुई और थोड़ा उधर हुआ तो आपका जो बिल्ड हो रहा है लीडरशिप वो भी मतलब एक तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरह जो निर्णायक जो कमान है, निर्णायक जिस तरह फैसले, उस तरह फैसलों का प्रयोग वहां हो कांग्रेस में तो अभी संभावना नहीं दिख रही है। नहीं, पर होने की बात मैं कह रहा हूँ। उस तरह का मजबूत लीडरशिप नहीं है। अगर मान लीजिए राहुल गांधी अपनी टीम लाना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है भाई? उनकी पार्टी क्यों नहीं कर सकते हैं? ये एक मिसाल नहीं बन रही कांग्रेस के लिए? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस आज बहुत कमजोर है, बहुत सीमित हो गई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, तो कहीं ना कहीं अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया तो सारा सीनियर लीडरशिप जो पुराना वही लुढ़क जाएगा, जो है वही बिखर जाएगा, जो अनुभव है वो भी चला जाएगा। जी नीरजा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।